हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर में तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके बारे में विचारकों का अलग अलग बातें कही है। इसमें ये बातें बताई कि कोई तो परंपरागत है, कोई आधुनिक है। तो तुलना इस बात की है कि विचारक कह रहे हैं कि परंपरागत तो अलग बात कह रहे हैं और आधुनिक अलग बात कह रहे थे। तो कुल मिला के ये कहना है कि तुलनात्मक राजनीति यानी राजनीति की जो संविधान है, जिस देश की शासन व्यवस्था है, उसकी संस्कृति है, उसका विकास कैसे हो रहा है, विकसित देश है, विकासशील देश है, उन सब बातों की तुलना करें ताकि कौन सा देश किस स्थिति तक पहुंच सकता है और कितना विकास कर सकता है। तो इसके बारे में हम आज पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ में छोटे से शब्दों में बताया किसी ने कि विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन, यानी जो हर देश की जो सरकारें हैं उनका संवैधानिक अध्ययन। संविधान कैसा है, लिखित है, अलिखित। जैसे कि ब्रिटेन का अलिखित है, तो लिखित में संविधान के अकॉर्डिंग कैसी शासन व्यवस्था चल रही है, उसका कानून कैसा है, और ऐसे तुलना करके जिस देश की राजनीति और राजनीति के अनुसार वो देश अगर विकास करता है तो समझो वो देश अच्छी ही व्यवस्था अपना रहा है। और इतना व्यवस्था अपनाते हुए भी अगर वो इतना विकास नहीं कर रहा है तो कुछ न कुछ कमी रही होगी। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति में विद्वानों के बारे में अलग अलग बात कही है। तो किसी ने कहा है कि सिर्फ सरकारों का संवैधानिक अध्ययन, और किसी ने कहा है कि ये राजनीतिक व्यवस्था भी है, राजनीतिक संस्कृति भी है, राजनीतिक विकास भी है। ये सब बातें बताई है। तो राजनीतिक व्यवस्था यानी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और वो शासन व्यवस्था कैसी चल रही है। वहां पे संसदात्मक व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक। संसदात्मक व्यवस्था में क्या है, राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक। और अध्यक्षात्मक में जैसे अमेरिका ने अपनाई है, उसमें राष्ट्रपति वास्तविक होगा और प्रधानमंत्री नाम मात्र का। तो इस तरीके से शासन व्यवस्था यानी तुलना की जाती है राजनीतिक व्यवस्था में कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी है। इसके बाद में उसकी संस्कृति, जैसे भारतीय संस्कृति, हमने संविधान में धर्मनिरपेक्ष क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म अलग अलग है, अलग अलग जातियां है, अलग अलग संस्कृति है, इसलिए उस पर भी बारीकी से तुलना करनी होगी कि भारत की राजनीति में क्यों ऐसे ये बातें ली, क्यों धर्मनिरपेक्ष लिया, और किस लिए लिया कि इसलिए कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है। तो सबको बराबर लेवल लाने के लिए, बराबर इक्वल लाने के लिए उनको राजनीतिक संस्कृति यानी राजनीतिक संस्कृति का अधिकार पर दिया मौलिक अधिकार में, और धर्म निरपेक्ष भी बनाया, यानी कोई भी धर्म अपना सकता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। तीसरी बात बताइए तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास, यानी कोई भी देश शासन व्यवस्था ये अपना रहे, उनकी संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक विकास, उनका विकास कैसे हो रहा है, क्या सिर्फ देश ही विकास करता जा रहा है या लोगों का भी विकास हो रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्या क्या बातें आ रही है सामने और क्यों आ रही है, ये सब विकास के ऊपर है। तो कोई देश देखो पिछड़ा, भारत जैसे पहले पिछड़ा हुआ था, अब क्या हुआ, विकासशील, और विकासशील बनते बनते अभी भी चल रहा है, विकसित होता ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमियां हमने क्या हमने राजनीति में लिया है। तो इस बारे में हमारी जैसे संसदात्मक व्यवस्था है, वैसी ही दूसरे देश की संसदात्मक और विकासशील देशों की दोनों की तुलना की जाएगी। तो वही के वही रहेंगे, लेकिन तुलना किसकी करनी है, हमें विकसित देश की। क्यों करनी है, क्योंकि विकसित देश वो कैसे हुआ, हमें भी उस तक पहुंचना है। तो इसलिए ये राजनीतिक विकास के द्वारा ही तुलना करेंगे कि कौन सा देश कितना ऊपर जा रहा है और कौन सा देश कितना नीचे। तो इसके ये है तुलनात्मक राजनीति। अब तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र यानी उनका क्षेत्र कितने तक फैला हुआ है, ये बात बताई गई। तो इसको मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत विचारकों के अनुसार और आधुनिक विचारकों के अनुसार। परंपरा अनुसार जो शुरू में पहले में पीछे हुए, जैसे
शुरू में जो देश पहले से आजाद हुआ, तो उनके बारे में विचारकों ने क्या बात कही? तो उनके परंपरागत ने यह कहा कि अगर तुलना किसी देश की इन बातों की तुलना की जाए तो तुलना अच्छी होगी, निष्कर्ष अच्छा निकलेगा, विश्लेषण अच्छा रहेगा। यह बात परंपरागत ने कही है। तो परंपरा विचारकों के अनुसार क्या बात बताई है कि इसके क्षेत्र में बांध में मतभेद है, यानी आधुनिक और परंपरागत के अनुसार मतभेद है। परंपरावादी आधुनिक विचारक दोनों की बातें मिलती जुलती नहीं है, इसलिए दोनों ने अलग अलग अपने विचार कहे हैं। तो परंपरावादी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है, यानी छोटे से रूप में, बड़े रूप में नहीं लिया, छोटे से रूप में प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार कौन से परंपरागत के विचारकों के अनुसार क्या बात बताई है कि सरकारों के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। और परंपरावादी कह रहे हैं कि इन तीनों अंगों और प्रशासन के बीच में जो कार्य का परिणाम होता है वो ही राजनीतिक व्यवस्था है। ये व्यवस्था अगर परंपरागत विचार के अनुसार इनकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका और प्रशासन के कार्यों की और दूसरे देशों की ये कार्यों की तुलना की जाए तो शासन व्यवस्था की निष्कर्ष निकल जाएगा और उनकी व्यवस्था आ जाएगी, उनका व्यवस्था कैसी चल रही है। लेकिन आधुनिक विचारक ये बिल्कुल नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? ये कह रहे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ 3 अंगों से कोई भी राजनीति का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो परंपरा के अनुसार उनका खंडन करने के बाद आधुनिक विचारकों ने ये बात कही। क्या बात कही है? विचारकों का ही, आधुनिक विचारकों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीतिक सरकार के तीनों अंगों के अलावा हित समूह, मतदान, कानून पद्धतियां, दबाव समूह, ऐसे आदि अध्ययनों का भी अध्ययन करना होगा, इनका भी निष्कर्ष निकालना होगा, दूसरे देशों से इनकी भी तुलना करनी होगी, तब जाके निष्कर्ष निकलेगा। सिर्फ 3 अंगों से करने से पूरे देश की शासन व्यवस्था हम नहीं बता सकते कि कैसी है। तो इसलिए आधुनिक ने यह बात बताई कि हित समूह यानी सरकार के हित के लिए कार्य करने वाले, मतदान, उसका मतदान कैसा है, गुप्त मतदान है, किस तरीके से है, साम्यवाद है, तो साम्यवादी एक ही पार्टी है वहां पे, तो चाहे लोग वोट दे चाहे न दे, वो तो एक ही पार्टी है, तो उसका दबाव रहेगा। तो मतदान व्यवस्था कैसी है? फिर है कानून पद्धतियां, कानून पद्धति कैसी है, लचीली है या कठोर है, इन सब बातों के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों देखो, कानून पद्धति, फिर एक आया कि दबाव समूह। दबाव समूह जो खुद तो राजनीति में भाग नहीं लेते लेकिन सरकार पर दबाव बनाकर अपने कार्यों को पूरा करवाते या फिर अपने मांगों को मनवाते। जैसे उदाहरण के लिए किसान यूनियन, महिला मंडल, ये व्यापारी जो है सारी उनके ये व्यापारी मिलकर ये मांग पूरी करते हैं। जैसे कि जीएसटी लगाया तो सबने हड़ताल की थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, तो ये दबाव बनाकर सरकार को अपनी मांगों को पूरा करवाते। तो ये सब बातें आएगी तभी, आधुनिक विचारक कह रहे कि ये सब बातें आएगी तभी काम सही ढंग से होगा, यह शासन व्यवस्था उनकी अच्छी निकाल के, निष्कर्ष निकाल के उसकी संस्कृति विकास, फिर दूसरे देशों की राजनीतिक तुलना की जाती है एक देश दूसरे देशों से, तब जाके ये बातें आ जाती है। इस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है और आधुनिक के अनुसार ऐसे ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तो बच्चों हमने पढ़ा कि तुलनात्मक राजनीति में 2 भागों को बांटा, आधुनिक और परंपरागत, और फिर बाद में उनके क्षेत्र, विशेष क्षेत्रों को भी पढ़ा गया। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, इसमें हम पढ़ेंगे इनको भी
दो भागों में बांटा गया है। एक है तुलनात्मक राजनीति का लंबात्मक व्यवस्था, यानी पहला है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक और दूसरा है तुलनात्मक राजनीति अम्बरान्तीय तुलना। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में दो भागों में बांटा गया है, तुलनात्मक राजनीतिक लंबात्मक तुलना और तुलनात्मक राजनीतिक अम्बरान्तीय तुलना। तो दो भागों में इसके प्रकृति को बांटा गया है। तो पहले पढ़ेंगे हम लंबात्मक तुलना। तो लंबात्मक तुलना में उनके विचारकों ने यह बताया गया है, पहले जो लंबात्मक तुलना में बताया गया है विचारकों ने कि उनके जो समर्थक है उन्होंने बताया है कि एक ही देश के एक ही देश में उसमें दूसरे देशों की तुलना नहीं करनी है, प्रकृति में बताएं, यानी कहां प्रकृति तक यह तुलनात्मक फैला हुआ है। तो पहले में यह बताया गया है लंबात्मक तुलना में कि एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों जैसे राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार की आपस में तुलना की जाती है। कहने का मतलब कि लंबात्मक वाले बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ उस देश की राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार में क्या क्या व्यवस्था है, फिर प्रांतीय सरकार यानी राज्यों में सरकार की स्थिति कैसी है, फिर है स्थानीय यानी गांवों में उस शासन व्यवस्था कैसे की है, शक्तियों का बंटवारा किया है तो अच्छी शासन व्यवस्था या केंद्रीकरण रखा तो हमने क्या अपनाया भारत ने विकेंद्रीकरण या संघात्मक व्यवस्था यानी शक्तियों का बंटवारा किस किस के बीच में, केंद्र और राज्यों को, सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे हमने बांटे। तो ये तुलनात्मक का लंबात्मक व्यवस्था में यही है कि सरकार, राष्ट्रीय सरकार कैसी है, प्रांतीय सरकार वो कैसी है और स्थानीय सरकार कैसी है, इन तीनों की तुलना की जाती है। तो तुलना में ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय सरकार यानी राष्ट्रीय सरकार को पावर ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? नहीं तो हावी हो जाए राज्य सरकार किस पर, केंद्र सरकार पर हावी हो जाए। इसलिए बच्चों लंबात्मक में यह बताया कि एक देश की जो केंद्र सरकार की है सरकार, राष्ट्रीय सरकार उसको कहते हैं, और प्रांतीय यानी राज्य की सरकार और स्थानीय गांवों की सरकार, जैसे कि त्रिस्तरीय हमने अपनाया है। तो तीनों की शासन व्यवस्था की तुलना करने के बाद निष्कर्ष निकलेगा, वही प्रकृति कहलाई जाएगी। दूसरी बात बताइए तुलनात्मक की राजनीतिक अम्बरान्तीय तुलना, राजनीतिक अम्बरान्तीय तुलना। इसमें यह बताया गया है कि ये कार्य तो करेंगे इसके, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय, इनकी तो तुलना की जाएगी, साथ ही साथ में विदेशों की यानी विश्व के दूसरे देशों की शासन की भी तुलना की जाएगी। कैसे? संसदात्मक किसने अपनाया, किसने अध्यक्षात्मक अपनाया, किसने कठोर कानून अपनाया, किसने लचीला और कठोर दोनों अपनाया, कैसी व्यवस्था उनकी रही है, राष्ट्रपति का नाम मात्र का है वास्तविक। तो ये सब बातें हमारे एक देश दूसरे देशों में तुलना करेंगे तो फिर बाद में ये अम्बरान्तीय तुलना कही जाएगी। लेकिन जो लंबात्मक है वो तो सिर्फ एक देश की राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में कह रहा है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में अम्बरान्तीय। तो इन बातों के लिए सबने ज्यादा माना
कि ये जो अम्बरांतीय तुलना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपने देश के अलावा विश्व के सरकार के बारे में भी ये बात कर रहे। तो ये सब शासन व्यवस्था इस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा, क्षेत्र आएगा, प्रकृति आएगा और उसके बारे में निष्कर्ष निकलेगा कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है। जैसे भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, तो अभी हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हम तुलना करें कि नहीं अमेरिका की अच्छी है, ब्रिटेन की अच्छी है। कैसे? क्योंकि हमारे कुछ कमियां है। जैसे अमेरिका ने कठोर कानून लिया, लेकिन हमने कठोर और लचीला। कठोर में यह है कि 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने पर ये कानून वो बनाया जाएगा, लेकिन लचीले में कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने कठोर और लचीला लिया, तभी हमारे शासन व्यवस्था में कानून को कमजोर माना गया। लेकिन अमेरिका में कठोर ही है, लचीला है ही नहीं। और एक संवैधानिक का मत, संविधान जिसका अच्छा है वो अच्छा है। तो हमारा भी लिखित है लेकिन बहुत बड़ा है, तो हमारी ये कमी आई। लेकिन अमेरिका का इतना छोटा है कि 2.5 पेज का है और 2 घंटे में कोई भी व्यक्ति उनका पूरा संविधान पढ़ सकता है। तो ये अमेरिका का। तो हमारे तो इतने सारे लिए हर बातों को उसमें डाल दिया कि इतना बड़ा संविधान आज इन तक नहीं पढ़ सकते। तो कुछ कमियां रही है, तो उनकी तुलना करेंगे तब हम पता चलेंगे कि हमारा देश किस कमियों के कारण विकासशील ही रहा है, विकसित नहीं हो रहा है, और अमेरिका ब्रिटेन वो आगे क्यों बढ़ रहा है। एक और कमी हमारे बताइए कि दल व्यवस्था में ब्रिटिश और अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। तो 2 दल में क्या है, एक कौन सी भूमिका निभाता है, एक सरकार बनाने की भूमिका, एक विपक्ष की भूमिका। तो दोनों को कोई मतलब नहीं है, एक जीता तो दूसरा उनकी कमियां निकालेंगे और जैसे वो आया तो वो कमियां निकालेंगे, तो दोनों अच्छे से काम करेंगे। कोई भी दल इतना हावी नहीं होगा। लेकिन हमने अपनाया है, भारत ने अपनाया है बहुदलीय व्यवस्था। तो दल बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां के अलावा हर कोई आ रहा है, तो अपनी सरकार बनाने के लिए कमियां उस सरकार की हो चाहे नहीं हो उनको निकालते ही जा रहे हैं। तो कुछ बातें तुलना करने पर ही हम निष्कर्ष में ये बातें क्यों, तो निष्कर्ष में हम बता सकते हैं कि हमने ये गलतियां की है। लेकिन तुलना किसी से करेंगे नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है। तो इस प्रकार हमने तुलनात्मक राजनीति के बारे में और प्रकृति और क्षेत्र को पढ़ा। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ। तो इस प्रकार से बच्चों हमने तुलनात्मक राजनीति की और प्रकृति और क्षेत्र पढ़ा। इसके बारे में और भी जानकारी हम दे सकते हैं और ये बातें बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक मतदान की बात हुई कि मतदान गुप्त मतदान प्रणाली, इसलिए किसी ने गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई, तो हमने भी गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई। लेकिन गुप्त मतदान प्रणाली तो अपनाई, लेकिन हमारी व्यवस्था कैसी, यानी वोट होते हैं उस समय, क्या लोग स्वतंत्र होकर वोट दे रहे हैं या दबाव देके, या नेता लोग उनको खरीद रहे हैं, किस हिसाब से हमारी ये मतदान व्यवस्था है। तो वो बातें भी बारीकी से देखी जाएगी। इसके अलावा लोग जागरूक है कि नहीं। अब हमने जैसे मतदान में ये 18 वर्ष के बाद वयस्क मतदान, 18 वर्ष के बाद कोई भी वोट दे सकता है, अमीर गरीब स्त्री पुरुष कोई भी दे सकता है। लेकिन इसमें बात आ जाती है कि अगर ये मतदान व्यवस्था की है तो लोगों को कुछ पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं कि किस हिसाब से वोट हो रहे, वो भी वोट दे रहा, तो ये कमियां आ रही है कि वो सरकार चुन रहे, उनको पता ही नहीं कि सरकार क्या है। तो ये कुछ कमियां रखी। अगर पढ़े लिखे का होता, मतदान व्यवस्था होती और पढ़े लिखे वोट देंगे तो कुछ बातें बन सकती है। लेकिन ये बातें इसलिए हुई कि कुल मिलाकर हमने गुप्त मतदान तो ले लिया, लेकिन कुछ कमियां रही कि हमने चुना नहीं, हर किसी को भाग लेने के लिए कर दिया कि हर कोई वोट में भाग लेगा, तो कुछ कमियां ये। दूसरी बात कि हमारे यहाँ कोई लोग जागरूक नहीं, वोट देने के लिए आए, हाँ किसी ने घर पे कहा इसको देना तो ये दे दिया, तो ये कुछ कमियां हमारे राजनीति व्यवस्था में आई। तो उनको दूर करने के लिए हमें संविधान में ये संशोधन करके ये बारीकियां कम करनी होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ समस्या भी बहुत है, विकसित की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा। एक तो भ्रष्टाचार के अलावा लोग जागरूक नहीं है, एक शिक्षा की कमी, इतनी बातें सामने आ जाती है। तो शासन व्यवस्था में विकासशील भारत आज कब से हमारा विकासशील बना, कब से हम स्वतंत्र हुए,
लेकिन अभी भी विकासशील, पिछड़े से लेकर विकासशील पे अटके हुए। क्यों विकसित नहीं हो रहे? जो जापान है वो 2 बार टूट गया। एक तो वो परमाणु बम अमेरिका ने उस पर गिराने पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसमें गिराने पर वो टूट गया। दूसरी बार सुनामी आई तो जापान बिल्कुल ही बिखर गया। लेकिन वो जल्दी वापस विकसित कैसे हुआ? क्योंकि वो दूसरों की कोई चीजें आयात नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप पे निर्भर है, खुद ही बनाता है सारी चीजें और खुद ही निर्यात करता है। तो कुछ बातें ऐसी है को जल्दी उभर कर जापान इतना जल्दी आ जाता है और भारत वही का वही प्रकृति की ओर, जैसे हमारी राजनीतिक प्रकृति में जैसे भारत वही की वही रुका हुआ, विकासशील विकसित हो ही नहीं रहा है। इस प्रकार से बच्चों कई बातें ये सामने आ जाएगी कि ये राजनीतिक हमारी व्यवस्था कैसी है। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन। और तुलनात्मक राजनीति में लंबात्मक भी है और अम्बरात्मक भी है। उसमें आधुनिक लोग भी जुड़े हैं और परंपरागत भी विचारक जुड़े हैं। तो परंपरागत के अनुसार कुछ बातें लेंगे, कुछ बातें आधुनिक की लेंगे। इस तरीके से दोनों को मिलाकर हम निष्कर्ष और विश्लेषण करेंगे। तो तुलना करने पर वैज्ञानिक विधि द्वारा ये सामने बातें आ जाती कि इस कारण ये पीछे रहा है। लेकिन अगर तुलना करेगी नहीं तो हमें क्या पता कि हम कैसे। अब मान लो हमारे खुद के व्यक्तित्व के बारे में मान लो कि हमारी तुलना किसी से हम करेंगे, वो एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, तो तुलना होगी, सेकंड आया तब जाके हम फर्स्ट आए, तो वो तुलना उससे होगी कि किसके कम आए नंबर और किसके ज्यादा आए। और सब अगर एक जैसे हो तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए किसी देश की शासन व्यवस्था की तुलना करना बहुत ही जरूरी है। तुलना करेंगे तो फिर बाद में निष्कर्ष सामने आएगा, जो कमियां है वो सामने आएगी। तो ये बातें सब हम तुलनात्मक राजनीति में देखें। कल हम इसके आगे का अध्ययन पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति का कैसे विकास हुआ है। ठीक है बच्चों, बाय।